आज से कोई 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। उससे पहले जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करता था वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता था, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता था और वही मेरा एक्सपोज़र होता था पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन जब मैंने अपने म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखा तो मैंने कहा यार, बजाय इसके कि मैं म्यूचुअल फंड्स पे रिलाय करूँ, मुझे डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट खुद करनी चाहिए और उसका ओनरशिप खुद लेनी चाहिए। उससे होगा ये कि मेरी अपनी लर्निंग भी होगी और मैं हल्के-हल्के करके जब इन्वेस्टमेंट करूँगा तो इवेंचुअली मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं म्यूचुअल फंड्स को बीट कर सकता हूँ। और वाक़ई ऐसा हुआ। मैं पिछले 2 से 3 साल देखूँ तो मेरा जो मैंने म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दिया था जिनमें इन्वेस्ट करना, वो आज भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे मौजूद है। लेकिन मेरे अपने इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं देखूँ तो वो एटलीस्ट डिविडेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनसे आगे हैं। मेरे म्यूचुअल फंड ने कोई मुझे डिविडेंड भी पे नहीं किया और मेरे स्टॉक्स मुझे कॉन्स्टेंटली डिविडेंड पे कर रहे हैं। उस पूरी जर्नी के अंदर ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला, लेकिन ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न मिला, लेकिन उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला जितना मैं सोच रहा था, लेकिन मेरी लर्निंग बहुत हुई है। अब मुझे ये पता है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, चाहे वो आज जाए, चाहे 1 साल बाद जाए, चाहे 3 साल बाद जाए, 4 साल बाद जाए, मैं क्योंकि उसके अंदर एक एवरेज आउट करके हर मंथ उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इवेंचुअली वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जाएगा और मेरी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न दे रही होंगी। आज मैं आपसे बात करूँगा अगेन, मैं ऑलमोस्ट हर 2 महीने, 3 महीने बाद एक इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं अपना पीएसएक्स का पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करता हूँ और एक जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ कि और ये वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट इस साल के स्टार्ट से, जनवरी 2022 के अंदर पहली मैंने अपनी पीएसएक्स की वीडियो बनाई थी। उसके बाद से मैं डेटा गैदर करता हूँ और अपनी जो पोर्टफोलियो की जो वेटेज है वो मैं बताता हूँ। मेरे क्या-क्या स्टॉक्स हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताते हैं कि कौन से स्टॉक सही हैं, कौन से नहीं हैं, तो मैं उसकी बेसिस के ऊपर कुछ अपनी डायरेक्शंस लेता हूँ। मेरी जो पूरी स्टडीज़ होती हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर वो म्यूचुअल फंड्स पे ही बेस्ड करती हैं। मैं म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट को ही देख रहा होता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता या मेरे पास वो टेक्निकल नॉलेज भी उस तरह की नहीं है जिससे मैं 100% जज कर सकूँ किसी कंपनी को। तो मेरे लिए बेस्ट टूल ये है कि मैं किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी को देखूँ कि वो कौन-कौन सी कंपनीज़ को होल्ड कर रही हैं, किस-किस परसेंटेज में होल्ड कर रही हैं। अगेन ये पूरी डिटेल कि क्यों क्यों मैंने म्यूचुअल फंड से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है और उसके अंदर क्या मेरा थॉट प्रोसेस है वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं दिखाऊँगा कि कुछ स्टॉक्स मैंने कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिन्होंने मुझे अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी उनको होल्ड करूँगा और मैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा रखा हूँ और मैं उनके अंदर हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रिटर्न तो दिया, लेकिन मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको ऑफलोड करना चाह रहा हूँ और कुछ उनमें से स्टॉक्स मैं बताऊँगा जिनको मैंने ऑफलोड कर भी दिया है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस वक़्त नेगेटिव में हैं और नीचे जाए जा रहे हैं। प्रोबेबली मैं उनको ऑफलोड करूँगा, लेकिन कैसे करूँगा ये मैं अभी सोच रहा हूँ और ये मैं इसको एक एक थ्रू थॉरो प्रोसेस के थ्रू मैं ट्राई करूँगा कि उनको ऑफलोड करूँ। सो मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का सबसे पहला स्टॉक जो है, उस जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी जिस टाइम पे मैंने लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था और इस तरह की मार्केट के अंदर हाइप होती है और जब आप नए-नए इन्वेस्टर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। वो था टीआरजी। टीआरजी को इवेंचुअली मैंने बाय-बाय कह दिया। अगर आप उसका चार्ट देखेंगे 6 मंथ्स का, तो मैंने उसमें कोई 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी और मैं कहूँगा कि गैम्बलिंग का एस्पेक्ट था मेरे ज़हन में, क्योंकि एज़ सच कोई उसकी फंडामेंटल्स नहीं थे, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स उसको होल्ड कर रहे थे, तो मैंने भी उसको थोड़ा-सा बाय कर लिया था। लेकिन उसके अंदर मुझे इवेंचुअली मुझे नुकसान हो रहा था। कॉन्स्टेंटली मैंने 130 पे बाय किया, 120 पे बाय किया, 100 पे बाय किया, फिर मैंने 80s में बाय किया, मल्टीपल टाइम्स पे बाय किया और उसके अंदर कुछ न्यूज़ भी ऐसी आई भी थी कि उसकी जो स्टॉक्स की वाइब्स हैं, वो अच्छी नहीं थी। लेकिन इवेंचुअली मुझे ये तो आइडिया था कि ये इतनी बुरी कंपनी नहीं है। तो इसकी वजह से मैं उसके अंदर कॉन्स्टेंटली बाय कर रहा था। उसको बाइंग द डिप जिसे कहते हैं ना, वो मैं कॉन्स्टेंटली करे जा रहा था और उसको लेवल आउट भी कर रहा था। लेट्स से अगर वो 80 पे जाता और मैं 80 पे ले लेता और फिर अगेन वो 85 पे जाता, तो मैं कुछ पोर्शन उसका ऑफलोड कर रहा था। इवेंचुअली मैंने अब पूरा का पूरा उसको ऑफलोड कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरा जो उसके अंदर परसेंटेज इन्वेस्टेड था जनवरी 2022 के अंदर, मेरा जो अपना पोर्टफोलियो का साइज था वो 7.2% टीआरजी के अंदर इन्वेस्टेड था, जो कि 3.7% हुआ अगस्त के अंदर और अक्टूबर में आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 0% है। मैंने सारा बेच दिया है। ऑलमोस्ट कोई अच्छा खासा मुझे फायदा भी हुआ है उसके अंदर। लेकिन ये कि इस तरह के स्टॉक्स और इस तरह की ट्रेड से मुझे ये आइडिया हुआ कि क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। फजूल में अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो आप वो पैसे डालें जिनको आपको पता है कि वो कभी भी नहीं आएंगे। टीआरजी वही उसी तरह का स्टॉक था। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एनआरएल का, नेशनल रिफाइनरीज लिमिटेड। इसको मैंने अगेन बहुत सारे फंड होल्डिंग इसकी थी जिसको मैंने देखकर लिया था और लेकिन उसके बाद मैंने कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया और जितना स्टॉक्स लिए हुए थे उतने ही है। इस वक्त मेरी होल्डिंग तकरीबन 0.5% है, विच इज नॉट दैट हाई। तो और इसके अंदर कोई डिविडेंड भी नहीं मिला, लेकिन आई एम स्टिल पॉजिटिव और मैं हल्के हल्के करके आई स्टिल से कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा अपना पार्ट ऐड करता रहूंगा। इसके बाद आता है
आरिफ हबीब लिमिटेड, आरिफ हबीब के अंदर मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है, एज अ ब्रोकर भी मैं यूज करता हूँ। इसके अंदर मैंने एमसीबी आरिफ हबीब के म्यूचुअल फंड्स भी लिए हुए थे। बहुत सॉलिड कंपनी लगती है मुझको, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले थे इसके अंदर। लेकिन इवेंचुअली कंपनी अच्छी है, खुद प्रॉफिट बना रही है, तो मैंने इसके स्टॉक्स लिए थे। लेकिन अगेन ये मैंने जिस टाइम पे लिया था उस टाइम पर मैंने ये सोचा था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा, लेकिन इस वक्त ऑल्दो कि ये पॉजिटिव में है, लेकिन मैं इसको प्रॉब्ली ऑफलोड कर दूंगा। जैसे ही मुझको थोड़ा सा अच्छे लेवल्स मिलते हैं मैं इसको ऑफलोड कर दूंगा। इसके बाद आता है एयरलिंक। एयरलिंक के ऊपर मैंने बहुत सारी पहले भी बात की हुई है कि जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बात की थी ना कि मैं आईफोन खरीदूंगा, और जब मैं आईफोन खरीदूंगा आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी मेरा टारगेट होता है, उस टाइम पे जब मैं खरीदूंगा, उस टाइम पर मेरा जो टारगेट है वो ये कि मेरे पास जितने मैं एक्सपेंस करूंगा आईफोन खरीदने के लिए, उतना ही मेरे पास उस कंपनी के स्टॉक्स के अंदर भी होना चाहिए। ये मेरा एक एक टारगेट है जो मैं नेक्स्ट ईयर जब मैं आईफोन लूंगा तो एप्पल के लिए मेरा टारगेट है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी कंपनी है एयरलिंक, जो कि प्रोड्यूस कर रही है, जो कि असेंबल कर रही है स्मार्टफोन्स। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिनेरियो है वो ये कि मोबाइल्स के ऊपर टैक्स लग रहा है और वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आगे जाकर मुझे नहीं लग रहा कि वो खत्म होगा। जो भी गवर्नमेंट, सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स आएंगी, वो फर्दर टैक्स लगाएंगी। तो जो इंपोर्टेड फोन्स के ऊपर टैक्स होगा, उसकी वजह से जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है फोन्स की, वो ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो एयरलिंक जैसी कंपनीज भी ग्रो करेंगी। तो इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है जो मैंने रखा हुआ है। बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है इस वक्त। कोई ऑलमोस्ट कोई मेरे अपने जो पोर्टफोलियो है उसका 1.1% के करीब उसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड ऑफ कोर्स इन्होंने नहीं दिया है, इस वक्त नेगेटिव के अंदर है मेरी इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर भी मैं इसको अगेन होल्ड करूंगा और कॉन्स्टेंटली इसके अंदर एडअप करता रहूंगा। इसके बाद हम आते हैं मेरी जमाने जहलियत की एक इन्वेस्टमेंट की, WTL की। WTL एक कंपनी है जो कि पेनी स्टॉक्स में आप इसको कह सकते हैं कि उसका उसका कैटेगराइज करना चाहिए इसको। बहुत सस्ता स्टॉक है इसका। उस जिस जमाने में मैं ले रहा था उस जमाने में इसमें वॉलिटिलिटी बहुत थी, और मैंने कहा था कि यार मैं इसकी वॉलिटिलिटी से गेन कर लूंगा। लेकिन देखें, जब भी आप ट्रेडिंग की नीयत से किसी चीज को करते हैं और आप सही ट्रेडर नहीं है, तो आप नुकसान उठाएंगे। इसीलिए मैं एक्टिव ट्रेडिंग, आई मीन जब ट्रेडिंग में जाना है तो आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, और वो जब एक्टिवली आप काम करेंगे उसके अंदर आपका टाइम भी जाया होगा। तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्टिवली ट्रेड करूं। जिसके पास जितना टाइम है वो उसके हिसाब से देख सकता है। लेकिन WTL के अंदर मैं इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 1.35% है मेरा टोटल पोर्टफोलियो का, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और मैं उसको हल्के हल्के करके, जैसे जैसे इसका स्टॉक अभी रिसेंटली ऊपर गया तो मैंने तो कुछ इसको ऑफलोड किया है, मैं हल्के हल्के करके इसको ऑफलोड कर रहा हूँ। ऑफकोर्स इसके अंदर कोई डिविडेंड नहीं है, ये नेगेटिव है स्टॉक, और जैसे ही मेरे पास इसके अंदर पॉजिटिव आएगा मैं उसको सेल ऑफ कर दूंगा बगैर सोचे समझे। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, लोटे केमिकल के नाम से, और इसके अंदर मैंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया है। 1.14% शुरू में होता था, और 1.13%, 136% के करीब इस वक्त मेरी होल्डिंग है। डिविडेंड भी पे किया है इसने। मेरे टोटल पोर्टफोलियो का जो कि मुझे डिविडेंड में मिला है अभी तक 3.26% ये अपना कंट्रीब्यूट करता है, और मैं इसमें पॉजिटिव हूं। मैं इसको और हल्के हल्के करके कंटिन्यू करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। इसके बाद आता है EPQL। ये एंग्रो की एक सब्सिडरी है और एक पावर कंपनी है, जिसके अंदर मैंने पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी। रिसेंटली मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए, थोड़ा सा इसमें डाउन आया है, लेकिन स्टिल आई एम पॉजिटिव, क्योंकि जिस लेवल पे मैंने खरीदे थे वो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन अच्छी बात ये कि ये जो डिविडेंड इसने पे किया है, मेरे टोटल पोर्टफोलियो का 8.8% डिविडेंड सिर्फ एंग्रो EPQL ने मुझको प्रोवाइड किया है। इसके बाद आते हैं मिल्लत ट्रैक्टर के ऊपर। अगेन इट्स अ वेरी गुड कंपनी, एक तरह की मोनोपोली है इनकी पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्टर्स के अंदर, और इस वक्त मेरे पास 1.63% के करीब इसका शेयर्स हैं। इसने मेरे ख्याल से कुछ बोनस शेयर्स भी दिए थे, जो कि यहाँ पर जाहिर सी बात है जो मैं बता रहा हूँ इसमें बोनस शेयर्स तो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये मुझे पता है। अच्छा, इसके अंदर मैं किस तरह से स्टॉक्स को देखता हूं कि मैं पॉजिटिव हूं, नेगेटिव में हूं, मेरे कैश फ्लोज कैसे हैं स्टॉक्स के, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था एक बड़े जबरदस्त फॉर्मूला है एक्सेल का। उसको यूज करते हुए XIRR के फॉर्मूले में, यहां पर मैंने उसका लिंक लगा दिया, आप जाके देख सकते हैं। उस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं किस तरह से अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूं कि मैं किस स्टॉक में वाकई में पॉजिटिव हूं, किस स्टॉक में वाकई में नेगेटिव हूं। क्योंकि लेट से मैंने एक स्टॉक लिया आज से 1 साल पहले, और उसके अंदर आज तो मैं पॉजिटिव में हूं, लेकिन मुझे क्या पता चलेगा कि उसके डिविडेंड के बाद मुझको उसका क्या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिला है, और कंपेयर टू अनदर स्टॉक जो कि मैंने अगेन 1 साल पहले लिया था, ऑल्दो कि मैं उसमें नेगेटिव में हूं, लेकिन मुझे उसके कुछ डिविडेंड्स मिले हैं
और उसके अंदर कुछ मुझे बोनस स्टॉक्स मिले, मैं किस तरह से उसको एक ये आइडिया लगा सकता हूं कि वो मैं उसमें पॉजिटिव में हूं, क्या एनुअलाइज रिटर्न है, तो वो मैंने पूरी इस वीडियो के अंदर बात की थी, आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, अगेन एक गलती, आदम जी लाइफ में मैंने पहली दफा किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया था और आई वाज थिंकिंग कि पूरा प्रोसेस मैं देखना चाहता था, तो मैंने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी नेगेटिव में चली गई थी क्योंकि आईपीओ के बाद इसकी वैल्यू काफी कम हो गई थी। मैंने इसके 50% ऑलमोस्ट शेयर्स ऑफलोड कर दिए थे और इस वक्त 1.72% के ऊपर हूं, मैं नेगेटिव में हूं, कोई डिविडेंड नहीं दिया इसने। और इन केस ये पॉजिटिव, अभी मैं इसको रखा हुआ हूं, लेकिन अगर इन केस ये पॉजिटिव में जाता है तो मैं इसको फॉरन सेल कर दूंगा। इसमें कोई मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी नहीं कर रहा, जिसे कहते हैं ना कि मैं डिप के ऊपर बाय कर लूं, मैं इसमें वो भी नहीं करूंगा। अच्छा, इसके बाद आता है पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। ये बहुत अच्छा स्टॉक रहा है मेरे लिए, पहले 5% के करीब होल्डिंग थी मेरी, उसके बाद मैंने जब प्रॉफिट आया था तो मैंने थोड़ा सा इसको बेचा था। इसमें मुझे अच्छा खासा डिविडेंड भी मिला है, मेरे ऑलमोस्ट कोई टोटल डिविडेंड्स का जो आज तक मुझको मिले 5.6% इसका डिविडेंड है। तो स्टॉक अच्छा है, इसको मैं हल्के हल्के करके एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। इसके बाद आता है FCCL, अगेन एक जमाना है जाहिलियत की एक इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके अंदर इतना बुरा हाल नहीं है, नेगेटिव में है, लेकिन मैं एज सुन एज पॉसिबल इसको ऑफलोड करना चाहूंगा। इसके अंदर 6.1% के करीब मेरी होल्डिंग थी जनवरी के अंदर, और आज इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 2% के करीब होल्डिंग है। तो ऑफ कोर्स एज आई सेड के मुझे, मैं इसके अंदर मल्टीपल कंपनीज को भी देखता हूं, तो मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स को देखता हूं, तो उन्होंने भी इसको ऑफलोड कर दिया है, तो मतलब मुझे एज सच कोई इसमें चार्म नजर नहीं आ रहा कि मैं उसको कंटिन्यू रखूं। लेकिन इतनी बुरी कंपनी भी नहीं है कि बिल्कुल कोई पेनी स्टॉक टाइप की कंपनी है। तो जैसे जैसे इसके अंदर मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की थी पहले, अब इतनी ज्यादा नहीं कर रहा हूं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है इसके अंदर, और मैं इसको हल्के हल्के करके ऑफलोड करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आता है PSX, अगेन एक गलती जो मैंने की थी, जो मुझे लग रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज के अपने इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो एक तरह से इंडेक्सिंग होगी, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा मुझको। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, देखूंगा मैं क्या करना है इसका। ऑलमोस्ट कोई 2.37% के करीब इसकी होल्डिंग है, जो कि गलती है, लेकिन इस वक्त मैं नेगेटिव में हूं इसके अंदर। लेट्स सी आगे क्या होता है। हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड मैंने कुछ दिनों पहले ही खरीदा है, और उसका रीजन ये था कि एक नेगेटिव न्यूज आई थी हबीब बैंक की, और उसकी वजह से इसका स्टॉक बिल्कुल बुरी तरह से बैटर्ड हो गया था। मैं इस वक्त अगर देखूं, आप इससे आइडिया लगाएं कि इसका कोई 88-85 रुपीस का स्टॉक था, जो कि ऑलमोस्ट कोई 69 रुपीस पे चला गया था। तो मैंने इसको 75 से बाय करना शुरू किया था। 75 पे पहली बाय थी मेरी, फिर 70 के ऊपर बाय थी, फिर 68 के ऊपर भी बाय मैंने किया इसको। तो इसलिए मैं इसके अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इतना बड़ा बैंक है और इसको इट कैन नॉट फॉल, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है ना। हमने लीमन ब्रदर्स भी देखे, हमने आजकल क्रेडिट स्विस का भी केस सुन रहे हैं। तो एचबीएल तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बैंक है, और अगर ये डाउनफॉल होता है तो बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर इसमें अपसाइड आता है तो वो उसके ज्यादा चांसेस है मेरे ख्याल से। तो इतना नीचे जाने के बाद मुझे लगता है कि ये इसमें अपसाइड आएगा। तो मैं इसके अंदर अगेन आई एम नॉट इन्वेस्टिंग टू मच, लेकिन इस वक्त मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 2.3% के करीब, 2.6% के करीब है। ऑफ कोर्स इसने कोई नेगेटिव मुझे डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने खरीदा है, और इसके ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। आई मीन टू से मेरा जो प्रॉफिट है इसमें अभी भी आई एम ऑन अ नेगेटिव साइड, लेकिन इसके अंदर आई वुड स्टिल कंटिन्यू अनलेस के कोई बहुत बड़ा कंपेलिंग एविडेंस मिल जाए कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट छोड़ दूं। तो फिलहाल मैं इसके अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा हूं, हर महीने इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। ये मेरा नया रिसेंटली एडेड स्टॉक है। इसके बाद मैंने एंग्रो की कंपनीज का, आई एम अ फैन ऑफ दैट, और बहुत अच्छा ग्रुप है एंग्रो। इसकी मल्टीपल डिफरेंट कंपनी, सिस्टर कंपनीज की भी मेरे पास स्टॉक्स हैं। एंग्रो इटसेल्फ मैंने खरीदा जब मुझे इसके वो लेवल्स मिलने लगे जो कोविड के दरमियान एंग्रो चला गया था। तो उस जमाने में 240 के करीब गया था, आई थिंक 240 रुपीज का जो स्टॉक हो गया था, मैंने उस टाइम पर खरीदना स्टार्ट किया था, फिर 230s में भी गया। तो मैं इसकी अगेन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा हूँ। इसने मुझे आई थिंक डिविडेंड भी दिया है, मेरे टोटल डिविडेंड साइज का 1.79% है। इसको मैंने रिसेंटली खरीदना स्टार्ट किया है। 1.9% थी मेरी इसकी होल्डिंग अगस्त में, और 2.9% है इसकी अक्टूबर के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट ओजीडीसी के ऊपर। ओजीडीसी शुरू से मेरे पास रहा है, इसके अंदर कुछ डिविडेंड भी मिला है, थोड़ी अमाउंट का, 1.5% मेरी टोटल डिविडेंड पे आउट्स का इसका कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त 2.92% मेरा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइज है। अच्छा, आप ये ना समझे कि मैंने ओजीडीसी बेचा है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने अगस्त के अंदर मेरे पास जो ओजीडीसी की होल्डिंग थी वो 3% थी, और इस वक्त 2.92% है, तो इसके अंदर शायद मैंने अपना ओजीडीसी का स्टॉक बेच दिया। तो ऐसा नहीं है।
बेसिकली मैंने ओजीडीसी को खरीदा नहीं है, नया नया कोई मैंने स्टॉक नहीं खरीदा है, लेकिन क्योंकि मैंने बाकी और जगहों पर इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन जो ओजीडीसी की है वो कम हो गई है, लेकिन मेरे पास उतना ही स्टॉक है, मैंने आज तक ओजीडीसी का कोई भी स्टॉक बेचे नहीं है। इसी तरह से नेशनल फूड बहुत अच्छी कंपनी है, घर घर में सबको पता है इसके बारे में। स्टॉक्स आई डोंट नो व्हाई फॉर सम रीजन इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। इस वक्त मैं ऑल्दो के पॉजिटिव में हूं, लेकिन मैं इसको मुझे कोई डिविडेंड अभी तक नहीं मिला है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मिल जाएगा। आई थिंक इसका अनाउंस भी हुआ है शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इस वक्त 3.14% के करीब इसकी होल्डिंग है मेरी। डॉलमेन सिटी रीट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आई हैव बीन होल्डिंग। आई थिंक कोई 2.5 साल पहले मैंने जब इसको कोविड के बाद लेना शुरू किया था तो 11 रुपए का था, इस वक्त कोई आई थिंक 15 तक पहुंच गया था शायद। इस वक्त 13.9% 13.9 रुपीस के ऊपर है आई थिंक। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं चार्ट लगा देता हूँ उसका कि डीसीआर की क्या ट्रेंड रहे हैं। लेकिन इसने मुझे बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, आज तक मुझे जो डिविडेंड मिला है वो 5.8% ओवरऑल मेरे डिविडेंड पोर्टफोलियो का मुझे सिर्फ डीसीआर ने दिया है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ अगर किसी को रियल एस्टेट के एक्सपोजर लेने हैं पाकिस्तान के अंदर तो बहुत अच्छा स्टॉक है। मैंने रीट के बारे में अलग से वीडियोस बनाई है, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है पाकिस्तान ऑयल फील्ड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अंदर मेरे इस वक्त तकरीबन आप ये समझे 10.8% के करीब उसने टोटल डिविडेंड पे आउट्स का मेरे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड से आया है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ 3.8% इसकी टोटल जो जो होल्डिंग है वो है। तो आप डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ऑयल फील्ड बहुत जबरदस्त स्टॉक है। इस वक्त मैं उसमें पॉजिटिव में हूं और हल्के हल्के करके मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता हूं। वो स्टॉक जिसकी वजह से मुझे ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट छोड़ दी मैंने, और मैंने अपनी पूरी स्टडी की जिसमें मैंने बताया था ना कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक स्टडी की थी, जिसके अंदर मैंने फिर कहा था कि यार बेहतर ये है कि मैं खुद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूं। इसी तरह से मैं ईटीएफ के अंदर भी मुझको खास तौर पर पाकिस्तान में इस तरह की ईटीएफ के अंदर प्रॉब्लम ये होती है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि आप क्यों ईटीएफ में जो स्टॉक्स हैं आप जब आप उसी में इन्वेस्ट करना है तो आप फिर अलग से क्यों स्टॉक्स ले रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि मैंने जब इसके ट्रेंड्स देखे तो मैंने देखा कि बहुत जगहों पर ये सेलिंग एंड बाइंग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मैं नहीं कर रहा होता उस तरह से। अगर कोई कंपनी अच्छी है तो वो अच्छी है और उसको आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, ना कि ये कि उसको आप नुकसान हो जाए तो बेच दें। तो इसलिए मुझे ईटीएफ इसलिए समझ में नहीं आता कि मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन मैं यूएस की जब स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो मैं हमेशा ईटीएफ के अंदर ज्यादा पोर्शन इन्वेस्ट करता हूं कंपेयर टू इंडिविजुअल कंपनीज, क्योंकि वहां ज्यादा मुझे एक तो समझ नहीं आती वहां की कंपनीज, और दूसरा ये कि ईटीएफ ज्यादा सेफ रहते हैं। यहाँ के ईटीएफ आप मीजान का पूरा ट्रेंड देख लें पिछले 3 साल का, डिविडेंड्स भी कोई खास नहीं दे रहा है और इस वक्त उसका रिटर्न भी कम है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसके अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर हल्के हल्के डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे तो इवेंचुअली आपको स्टॉक्स के अंदर आपको डिविडेंड भी मिलेंगे और थोड़ा बहुत शायद कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाए, या ना भी मिले तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ईटीएफ के अंदर आप खुद कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए मीजान का ईटीएफ 6.9% के करीब होल्डिंग थी मेरी, इस वक्त 4.93% है। ऑल्दो कि मैंने बेचा नहीं है, लेकिन ये पूरी आपको शो कर रही है कि किस तरह से मैंने इसको खरीदा नहीं है, बाकी सारी चीजों में जब इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसका होल्डिंग पीरियड, इसका जो जो होल्डिंग परसेंटेज है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम्स लिमिटेड की कंपनी है, जो आई बिलीव पाकिस्तान की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। और आईटी का इस वक्त ऑल्दो कि इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, फैंग कंपनीज का हमने देखा यूएस के अंदर जो जो हाल है, लेट्स से फेसबुक का, लेट्स से अमेजोन का, इस तरह की कंपनीज का, तो वो शायद उसका इम्पैक्ट पड़ता सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर, लेकिन उस तरह से इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इस वक्त भी मैं पॉजिटिव में हूँ। सिस्टम्स लिमिटेड ने बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए थे, वो भी मिले थे, इसके अलावा डिविडेंड भी दिए थे इन्होंने, और ऑलमोस्ट कोई 5.16% इसका मेरे पास पोर्टफोलियो के अंदर है। और आई वुड स्टिल कंसिडर इट एज अ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कंपनी में हल्के हल्के करके इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ईपीसीएल इज अ वेरी गुड कंपनी। रिसेंटली कुछ उसके अंदर थोड़ा सा डाउन टर्न आया था उसके स्टॉक्स के अंदर फॉर मल्टीपल रीजंस। इसी तरह से ईफर्ट जो मैं आगे बात करूंगा उसके अंदर भी इसी तरह से आया था, लेकिन फिर भी कंपनीज अच्छी हैं, मैं उसके अंदर हल्के हल्के करके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा हूँ। ईपीसीएल के अंदर आज तक जो मुझे डिविडेंड मिले हैं वो 14.06%, मेरे टोटल डिविडेंड साइज का 14.06% है, विच इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट। तो इसलिए ईपीसीएल बहुत अच्छी कंपनी है मेरे लिए, मैं अगेन आई एम कीप ऑन एवरेजिंग इट आउट। इसके बाद आती है एक गलती जो कि है एमसीबी आरिफ हबीब, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था आरिफ हबीब लिमिटेड वो डिफरेंट है और एमसीबी आरिफ हबीब डिफरेंट है। ये एक स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है जिसके अंदर मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा था, नेगेटिव में है और मैं इसको ट्राई करूंगा कि ऑफलोड कर दूं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल। ऑल्दो के डिविडेंड्स इसने पे किए हैं, 4% मेरे टोटल डिविडेंड साइज का है, लेकिन मुझे ये स्टॉक लेना नहीं चाहिए था। वो मैं इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि मैं उसको सेल ऑफ करूंगा। एवियन अगेन इज अ गुड कंपनी, गुड आईटी कंपनी, और इस वक्त मैं उसमें पॉजिटिव में हूँ। इसने डिविडेंड भी पे किए थे, इसने बोनस शेयर्स भी पे आउट किया था, तो मैं इसके अंदर अगेन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा हूँ।
नाउ कम्स जिस एक कंपनी जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं और मैंने इसके अंदर इसके इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स होते हैं कि ऑल्दो कि इस वक्त जो इसके अंदर रिटर्न है 5.63%, ये मैंने नए जो अभी अनाउंस हुए हैं ऑलमोस्ट कि ₹15 पर शेयर का जो उन्होंने अनाउंस किया था रिटर्न डिविडेंड, वो मैंने इसके अंदर ऐड अप नहीं किया है। 5.63% इस वक्त तक है, लेकिन आई थिंक ये कोई अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा जब वो वाले इसमें मैं ऐड अप कर दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बनाऊंगा वो। लेकिन हपको की कंपनी जो है वो मैं जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था लॉक करना, तो वो 9.1% पर थी, इस वक्त 7.08% पर है। बीच में मैं थोड़ा सा अप्रीहेंशन थी मेरे अंदर कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं ना करूं, लेकिन मुझे कर देना चाहिए था। मैंने इसमें कभी भी बेचा नहीं है अपने स्टॉक्स को। ये 7.08% इसलिए है पीछे से कम होकर क्योंकि मैंने इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है, लेकिन इस वक्त इसके अंदर काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट के मुझको रिटर्न्स मिले हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। अच्छा, नेक्स्ट मैंने बात की थी आपसे एंग्रो की एक और कंपनी एंग्रो फर्टिलाइजर। पहले 19.2% था जिस टाइम पर ये मैंने जनवरी में ये वीडियो बनाई थी। इस वक्त कोई इस वक्त कोई ऑलमोस्ट 8% के करीब होल्डिंग है। मैंने बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं की थी क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था स्टॉक प्राइस, तो मैंने ज़्यादा बाइंग छोड़ दी थी इसके अंदर। लेकिन इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो 20% है, 21% है टोटल मेरे डिविडेंड पोर्टफोलियो का। तो डिविडेंड के अंदर सबसे बेस्ट स्टॉक है, ऑल्दो के लास्ट डिविडेंड इन्होंने मिस किया था, लेकिन आई वुड स्टिल कीप ऑन होल्डिंग इट। और जब कम लेवल्स आएंगे इसके, थोड़ा सा कम इसके अंदर स्टॉक प्राइस होगी, तो मैं उसको बाय करूंगा। आई एम स्टिल पॉजिटिव इन दैट। अच्छा, इसके बाद आता है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट इस वक्त तक मैं नेगेटिव में हूं, कोई डिविडेंड पे नहीं किया और मेरे पोर्टफोलियो होल्डिंग का ऑलमोस्ट 11% है। लेकिन मैं इसके अंदर इन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा आई बिलीव इन दिस। Lucky Cement is a leader in cement manufacturing. Lucky Cement is also owning companies like Kia Motors in Pakistan, उसके manufacturer distributors हैं। इसके अलावा Lucky Cement is also into Samsung mobiles manufacturing। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है इस वक्त, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंशनरी मूड चल रहा है। बाय द वे, मैंने लकी सीमेंट के अंदर ऑल्दो कि मैं आई एम स्टिल इन नेगेटिव, लेकिन जब मैंने अपना अकाउंट खोला था रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, मैंने जब अपना जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसके अंदर जब मैंने लकी सीमेंट लिया है, वो अभी भी पॉजिटिव में है क्योंकि वो मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा था, तो उसके अंदर इवेंचुअली मुझे पॉजिटिव में मिल रहा था। बाय द वे, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि क्यों मैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसका लिंक मैंने लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी जो पोर्टफोलियो होल्डिंग इस वक्त, एक गलती की थी लेकिन उसको फिर मैं इवेंचुअली उसको एडअप करता रहा। इस वक्त 15.8% मुझे डिविडेंड टोटल मेरे जो स्टॉक्स का डिविडेंड मिल रहा है, मुझे 15.8% एमसीबी से मिला है और इसकी जो होल्डिंग है इस वक्त 11.58% है। मैं क्योंकि इसके स्टॉक्स इस तरह से नीचे गया है, मैंने उसके अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की है, इसकी वजह से मुझको ये नजर आ रहा है कि मैं मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चला गया हूँ इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपोजर कम करना चाहिए। तो मैं कम करूंगा इस तरह से कि मैं उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल बहुत इसकी प्राइस और नीचे चली जाती है। लेकिन इवेंचुअली अच्छा स्टॉक है, इसने मुझको डिविडेंड अच्छे पे किए हैं। बैंकिंग करना एक नॉर्मल बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाई है जिसको मैंने बताया था आपको कि 11 ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो आप ड्यूरिंग द बैंकिंग किसी भी बैंकर के साथ डील करें उस वक्त आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स के ऊपर डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव दिया था, यहाँ पर उसकी वीडियो लगा दी है, आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।